हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी मेक नर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुण कुमार नवल आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जीएनएम फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 की बात करने वाला हूं। आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एक सब्जेक्ट कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं हम, कोशिका। हम देखते हैं अक्सर कि जब जीएनएम फर्स्ट ईयर के पिछले 5 साल के मॉडल्स पेपर देखें तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा प्रश्न आता है आपके 15 नंबर का। तो मैं ये कोशिका आज इस क्लास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम उम्मीद करेंगे और कोशिश भी यही करेंगे कि इस कोशिका से जो आपके एग्जाम में आए प्रश्न, आप भले ही छोटे प्रश्न मान लो, एबीसीडी वाले ऑप्शनल प्रश्न मान लो, फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, ट्रू फॉल्स मान लो, या जो शॉर्ट आंसर है वो मान लो, या लॉन्ग आंसर। आज का जो कोशिका हम पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे कंप्लीट, उसमें आप जब पेपर देने बैठोगे तो सेल से जो भी सवाल आएगा हर तरह का प्रश्न आप आसानी से कर पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें बने रहोगे वीडियो को, और वीडियो को सबके साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत खास मजेदार रहने वाली है आप सभी के लिए, तो बने रहिए। आइए व्हाइट बोर्ड पर शुरू करते हैं हम आज की क्लास। मैंने यहाँ पे लिखा है जीएनएम फर्स्ट ईयर मेन एग्जाम 2025, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या रहने वाले हैं बात करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न ये मैं बात करूं, एक ही प्रश्न लेकर आया हूं जिसमें हम मान लीजिए एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। 15 नंबर का ये प्रश्न आता है, अक्सर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। बिल्कुल, कोशिका विस्तृत वर्णन कीजिए। ये हिंदी में लिखा है मैंने, मोस्टली बच्चों को दिक्कत आती है तो मैंने ज्यादा इसमें हिंदी इंक्लूड की है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स में चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिका का विस्तृत वर्णन कीजिए, 15 नंबर का प्रश्न आ सकता है। आपको किस प्रकार आंसर करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है और क्रियात्मक इकाई है मानव शरीर की, ठीक है। सबसे पहले 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। 1665 भी याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है। साइटोलॉजी की यदि हम बात करें, साइटोलॉजी किसे कहते हैं, क्या होती है साइटोलॉजी, तो आप एक चीज का ध्यान रखना, मेडिकल साइंस में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? साइटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है मेडिकल साइंस के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा था क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोशिकाओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, देयर इज नॉट फिक्स्ड शेप ऑफ द सेल, ओके, इस चीज का ध्यान रखना। अब एक चीज हमें ये भी ध्यान रखनी है, समान आकृति और एवं समान कार्य करने वाली कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतक का निर्माण करती है, जिसे हम टिश्यू कह देते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले सेल। सेल हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, आप सभी को पता है और हम सभी को ये चीज पता है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या करती है? टिश्यू का निर्माण करती है, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन से सिस्टम बनता है और सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है, इस चीज का ध्यान रखना। ये इस प्रकार हमारे शरीर का निर्माण होता है। मतलब सेल जो होती है, कोशिका होती है, वो हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। बहुत सारी सेल मिलकर द ग्रुप ऑफ सेल हम बनाती है टिश्यूज को, टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स को, और ऑर्गन सिस्टम को बनाती है। इस प्रकार मैंने लिखा है। कोशिकाओं की संरचना को मुख्य रूप से कितने भागों में? 3 भागों में क्या किया है? विभाजित किया है, 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करें तो आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। साइटोप्लाज्म इसका दूसरा पार्ट है, जिसे हम कह देते हैं कोशिका द्रव्य। तीसरा होता है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं केंद्रक। आइए हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल में यह सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने डायग्राम यहाँ पे शो नहीं किया है। मान लो कोई सेल है,
उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ना, वो क्या कहलाती है आपके, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना। आई बात समझ में? यस और नो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल। जो सेल की, जो कोशिका की आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये कोशिका को प्रोटेक्शन, तो यानी सुरक्षा भी प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किन किन से होता है? प्रोटीन से होता है, फास्फोलिपिड से होता है और कार्बोहाइड्रेट से होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन को जो शेप होता है वो सैंडविच के आकार का होता है। इस चीज का ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक इस टॉपिक में ये 4-5 लाइन लिखकर साथ ही साथ इसके फंक्शंस की यदि हम बात कर ले सेल मेम्ब्रेन की, तो ये शेप प्रोवाइड करने में काम करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है, शेप को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और केमिकल सब्सटेंस जैसे को क्या करती है, रिसेप्टर का कार्य भी करती है, यानी प्राप्त करने का काम करती है। सेल को क्या करेगी, बाहर से भोजन सेल के अंदर प्रोवाइड करवाएगी। इसी के साथ यदि हम बात करें तो आपके साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य कहते हैं हिंदी में, तो यानी कि कोशिका के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये तो इसकी क्या हो गई, ये तो इसकी हो गई सर डेफिनेशन। अब बात करते हैं, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इस चीज का ध्यान रखना, तरल पदार्थ होता है लेकिन जेली लाइक क्या होता है, सब्सटेंस होता है, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। साइटोप्लाज्म कोशिका में किस जगह प्रेजेंट होता है? तो आप लिख सकते हो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जिसमें 70% यानी 70% वाटर प्रेजेंट होता है, जिसे साइटोसोल कहते हैं। एक नंबर के सवाल में ये भी पूछा जा सकता है, साइटोसोल किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भाग है उसमें 70% वाटर प्रेजेंट होता है, जिसे साइटोसोल कहते हैं। और 30% क्या होता है, आपके सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये चीज ध्यान रखना। अब साइटोसोल को इंट्रासेल्युलर फ्लूइड भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड अगर लिख देवे और आपको साइटोसोल ना पूछकर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड लिख देवे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और साइटोसोल दोनों क्या है भाई, सेम है। ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलियर वर्ड है या सिमिलियर नेम हम बोल सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म की क्या क्या आकृति हो सकती है, किस प्रकार बनावट हो सकती है, इसमें क्या क्या भाग पाए जाते हैं, ये साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, ऐसे बहुत सारे भाग हैं, ऊपर नीचे हो सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है और गोल्गी अपार्टस होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब यदि हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, आप कह दो माइटोकॉन्ड्रिया की, राइबोसोम्स की, लाइसोसोम की, सेंट्रोसोम की, तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है। मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया है। मेरा इस वीडियो में उद्देश्य यही है कि मैं आपको क्या करूं भाई, एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर समझाने का प्रयास करूं। तो एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वर्बली यदि मैं समझाना चाहूं तो क्या है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रेजेंट एक फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपस में एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। क्या है भाई, आई बात समझ में? किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रेजेंट फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। फ्लैट ट्यूब आप समझते हो, ये आपके फ्लैट ट्यूब मान लो, है ना? इस टाइप की क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्ट्रक्चर होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स की होती है दोस्तों। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आप RUGH हो जाएगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी प्रकार आपके हो जाएगी एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस और नो फटाफट से। बिल्कुल। इसमें एक नंबर के छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप स्पष्टली लिख सकते हो
एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सर, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलस प्रेजेंट होता है। इस कारण इसकी आउटर स्ट्रक्चर क्या होती है? रफ होती है, खुरदरी टाइप की होती है। आउटर जो इसकी मान लीजिए कोई ये तो ये क्या होगी? खुरदरी टाइप की होगी, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। और ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। मैं वर्बली समझा रहा हूँ, उसको पूरे तरह से नहीं लिख पाऊंगा। यदि हम बात करें अब आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो अपन इसमें समझ लेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर राइबोसोम ग्रेन्युलस एब्सेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं भैया? प्रेजेंट होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यदि हम बात करें SER की, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसकी क्या होती है? सरफेस स्मूथ होती है, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। अब बात करते हैं, मैंने इसको बहुत आप मान लीजिए 2 या 2 से 3 लाइंस के अंदर क्या किया समझाया है, आप अपनी किताब से देखकर इसको डीपली भी समझ सकते हैं। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्टली लेकर आया हूँ जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि सर अब लास्ट समय बचा, अब हम क्या करें। तो मैं ये वादा करता हूँ कि आप मेरी इन वीडियो को देख कर पास होने की तो गारंटी लेता ही हूँ, साथ ही साथ आपके एवरेज परसेंटेज भी हाई करने की गारंटी लेता हूँ, यदि आप रेगुलर इसको फॉलो करते हैं तो। आइए हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल्यूलर ऑर्गन है। क्या है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट क्या है? एक सेल्यूलर ऑर्गन है। ये बात बहुत अच्छी है। और बताओ इसके बारे में आप लोग क्या जानते हो? बिल्कुल। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के लिख सकते हो, उसकी शेप किस प्रकार की होती है, शेप के बारे में लिख सकते हो, इसका शेप बनाकर उसको क्या कर सकते हो? लेबलिंग करके भी समझा सकते हो। राइबोस और माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हम बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का क्या होता है? मेन सोर्स होता है, जिसकी वजह से बॉडी के सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंप्लीट होती है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइबोसोम की यदि हम बात करें, तो राइबोसोम एक राउंड शेप सेल्यूलर ऑर्गन है। भाई राइबोसोम क्या है? राउंड शेप क्या है? सेल्यूलर ऑर्गन है, इस चीज का ध्यान रखना। आई बात समझ? बिल्कुल। लो मैंने लिख दिया, ठीक है। राउंड शेप सेल्यूलर ऑर्गन है, ये स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल के इनसाइड प्रेजेंट होती है, यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज आप ध्यान रखना, कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं और कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है राइबोसोम का, है ना? आप पढ़ना आराम से, बहुत अच्छी चीज है। राइबोसोम के यदि कार्यों की यदि हम बात करें, तो ये मेनली क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी क्या जाना जाता है। अब मैं पूछ लूं आपको 1 नंबर के सवाल में, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बिना सोचे बोल दोगे कि किस राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। यस और नो? बिल्कुल। और बताओ लाइसोसोम के बारे में लिख लोगे? बिल्कुल लिख लेंगे सर। ये सेल का एक डिफेंस ऑर्गन है। क्या है? डिफेंस ऑर्गन है, बिल्कुल है। और बताओ क्या है? राउंड शेप होती है, शेप के बारे में लिख देना। और क्या होता है? उसे सुसाइडल बेग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। लाइसोसोम की यदि हम कार्य की बात करें, तो वेस्ट प्रोडक्ट फॉरेन बॉडी को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप गोल्जी अपॉर्टस और सेंट्रोसोम के बारे में भी पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये हम बात करते हैं न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर क्या होता है? आरबीसी को छोड़कर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 नंबर के सवाल या 5 नंबर या बड़े क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आर बेसिकली ये तो जो है ना, ये 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है। एक लाइन के अंदर क्या पूछ सकते हैं?
आरबीसी को छोड़कर बाकी सभी सेल्स क्या होती हैं, बाकी सभी सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर भैया आपके क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप न्यूक्लियर की शेप की बात करें तो ये राउंड शेप और एक लाइक शेप होता है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ा शेप होता है किसके अंदर, कोशिका के अंदर। न्यूक्लियर जो होता है कोशिका के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, आकृति होती है, लार्जेस्ट शेप होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्लाज्मा की। अब जैसे प्लाज्मा शब्द आए तो हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले फ्लूइड को, तरल भाग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्मा कहते हैं। और न्यूक्लियर प्लाज्मा किसे कहते हैं सर, न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है ना, उसे न्यूक्लियस प्लाज्मा कह देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। तो ये क्या होता है, डीएनए की मदद से सेल में होने वाली ऑल ओवर एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है। बहुत अच्छा सवाल है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम को भी क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन करता है, साथ ही साथ क्या करता है, सेल ग्रोथ को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। मान लीजिए अनावश्यक रूप से सेल क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो उसके कंट्रोल के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये आपके न्यूक्लियस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपके सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन होता क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है। उसे क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और आपके पिन कर दूंगा। उसको क्या कहते हैं बताइए। एक नंबर का सवाल मैं आपको पूछता हूँ, इससे पता भी चल जाएगा कि आपकी एग्जाम की कितनी तैयारी है। चलो बताइए, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है, जिसे डैश 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 क्या कहते हैं। चलो ये आपके लिए सवाल है। अब हम इनके डिवाइडेशन की बात करें, विभाजन की बात करें, तो मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए अर्धसूत्री को अंग्रेजी में मेयोसिस कह देते हैं और समसूत्री को मायोटोसिस कह देते हैं, या आप जो भी प्रोनाउंसिएशन काम में लेना चाहो ले सकते हैं। माइटोसिस बोल सकते हैं, माइटोसिस सही है, माइटोसिस सही प्रोनाउंसिएशन है ना, कई बार हो जाती है मिस्टेक। अर्धसूत्री विभाजन की यदि हम बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आपको मैं समझाना चाहूँ, स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसमें 23 जोड़ी क्या होती है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं। ये ध्यान रखना। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट चीज है आपके, ये मैं कह देता हूँ, जो आपके सेल डिवीजन है इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं जो पुरुष के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल में होती है। साथ ही साथ इसमें 23 क्रोमोसोम क्या होते हैं, महिला के रिप्रोडक्टिव क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब फीमेल क्रोमोसोम तो क्या होता है भाई, सेम होता है, जिन्हें हम एक्स एक्स से क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। और मेल क्रोमोसोम में यदि हम बात करें तो ये सेम ना होकर एक्स वाई से हम लोग डिनोट कर देते हैं। अब बताओ, मदर और फादर के बीच में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें आपके मदर का एक्स मिलकर और फादर का एक्स मिलकर एक्स एक्स का निर्माण करता है। तो उसमें 100% आपके क्या होगी, फीमेल ही होगी, यानी महिला बच्चा पैदा होगा, या आप कह सकते हैं लड़की पैदा होगी। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम बात करें, मदर का एक्स यानी कि एक्स गुणसूत्र मिलकर फादर के वाई गुणसूत्र के साथ क्या करता है, रिप्रोडक्टिव करता है। तो एक्स वाई का निर्माण करता है, जिसमें क्या होगा, बॉय प्रेजेंट होता है, उससे पुरुष बनता है या बच्चे का निर्माण होता है। ये हम समझ सकते हैं। आई बात समझ। बताओ, इतना सिंपल था कि नहीं था। 23 जोड़ी क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से 23 जोड़ी का मतलब हो गया 23 प्लस 23, तो हो गए आपके टोटल 46।
इन 46 में से यदि हम बात करें 23 गुणसूत्र तो आपके महिला के होते हैं और 23 गुणसूत्र आपके पुरुष के होते हैं। ये तो है महिला के और ये है पुरुष के, इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तो मैंने समझा दिया आपको अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से आप समझ लो, जैसे मान लीजिए एक मैथमेटिकल फंडामेंटल से मैं आपको समझाता हूँ। या आप मान लीजिए 100 का आधा कितना होता है भाई, अर्धसूत्री कर रहा है इसको बराबर आधे आधे भाग में, तो 50% है ना। तो यही आपके क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। समझने वाला बच्चा समझ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। यानी कि माता का 50% और प्लस पिताजी का 50% मिलकर क्या होते हैं, बच्चे का निर्माण करते हैं। उसमें 50% में महिला हो सकती है, 50% में पुरुष हो सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है जिसमें आपके ट्रांसजेंडर के होते हैं, उस चीज को हम बाद में समझेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी इतना ही समझते हैं, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग बना दूंगा। आइए अब हम बात करते हैं आपके समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन को मैं ओरली समझाऊं या आपको लिख के समझाऊं, आप लोग मुझे बता दिए। समसूत्री विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक यदि समसूत्री विभाजन की हम बात करें, आइए चलो समझ लेते हैं एक बार, अ, छोटे रूप में समझ लेते हैं समसूत्री विभाजन साहब, है ना। बिल्कुल। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समसूत्री विभाजन क्या होता है, अंडरलाइन को हटा देते हैं एक बार, है ना। मैं इसके आगे स्टार बना देता हूँ। चलिए, समसूत्री विभाजन क्या होता है, चलो समसूत्री विभाजन की यदि हम बात करें तो एक प्रकार का क्या होता है भाई, सेल डिवीजन होता है जो सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन तो आपको पता ही है, ये किस में होता है, सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं पी लगा रहा हूँ या प्रेजेंट पूरा ही लिख देता हूँ, चलो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट्स के रूप में पूरे को लिखते रहना ना। बिल्कुल, सोमेटिक रूप में होता है, इसे सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, ये चीज का ध्यान रखना। क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन भी क्या कहते हैं। ठीक है, एक नंबर के सवाल में ये आ सकता है, सोमेटिक सेल डिवीजन का दूसरा नाम क्या है, या समसूत्री विभाजन को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। अब ये कह रहा है कि बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल माइटोसिस के द्वारा डिवाइडेड होती है, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें दो न्यू डॉटर सेल्स का क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस ह्यूमन बॉडी में होने वाले सेल डिवीजन की एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस डिवीजन में बनने वाली डॉटर सेल की संख्या 2 होती है, जिसमें अपने प्रेजेंट सेल के समान क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, अर्थात 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें टोटल कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ये क्या है कि मैं इसको इतना लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको इम्पोर्टेंट देना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लास को बड़ी करूँ। 46 क्रोमोसोम तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, समान क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक एबनॉर्मल माइटोसिस डिवीजन आर सीन इन द कॉर्नर सेल या कैंसर सेल हम कह सकते हैं ना। बिल्कुल। अब इसके कुछ फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, तो आप इसको समझ लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें। और आप अपने सभी जो जीएनएम के छात्र हैं, जो टेंशन ले रहे हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम कैसे पास होंगे, तो ये तो एक आपके टॉपिक लाया हूँ, इसमें मैं आपके उम्मीद करता हूँ कि एक भी नंबर ना कटें। आप इसमें देखो, ऑप्शनल क्वेश्चन ले लो, क्या ले लो, ऑप्शनल क्वेश्चन ले लो। आप इसमें ट्रू फॉल्स ले लो, ट्रू एंड फॉल्स ले लो। साथ ही साथ आप फिल इन द ब्लैंक्स ले लो दोस्तों। फिल इन द सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स होता है, फिल एंड नहीं होता ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चंस ले लो। साथ ही साथ आप क्या ले लो, लॉन्ग ले लो और शॉर्ट ले लो, दोनों ही टाइप के क्या ले लो। यदि आपके सेल से इसमें आते हैं प्रश्न, सभी प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। सेल की टेंशन छोड़ दो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने समझाया है।
कैसी लगी आपको वीडियो? आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार मैं आपके लिए हर समय एक बढ़िया-बढ़िया कंटेंट लेकर आता रहूँगा। 24 मिनट की कुल वीडियो है, तो शॉर्ट वीडियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्पीडली भी देख सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।